अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा फाइनल टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है सर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर टॉपिक का नाम है हमारे पास लिमिटेड कंपनी। मेरे साथ बच्चों हेडिंग डालो, लिमिटेड कंपनी। हम लिमिटेड कंपनी पढ़ेंगे और काफ़ी इसकी थ्योरेटिकल सेक्शंस को आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मेजर मेजर एरियाज को आज ही कवर कर जाएं। सो वी आर स्टार्टिंग अ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी सर हमारे पास एक टॉपिक है। अच्छा, बेसिकली लिमिटेड कंपनी को अगर पूरा नाम इसका लिया जाए या बताया जाए तो इसका पूरा नाम आपके पास सर आएगा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो मैंने यहाँ के इसके अंदर मेंशन ये करना है कि आपके पास लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एक पूरा टॉपिक आएगा। इसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और ये एक बड़ी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस की एक टाइप है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। डन। सबसे पहले यहाँ तक आ जाइए, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी लिख लीजिए और अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अब इसको हम अगर डिफाइन करें तो हम ये लिखेंगे सर, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। मेरे साथ साथ सर काम कीजिएगा। मैं यहाँ मेंशन करता हूँ सर, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन owned by its shareholders, by its shareholders। लिखते जाइए साथ साथ, आई होप आप मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं। whose liability whose liability is limited, whose liability is limited to the amount of individually owned fully paid capital, to the amount of individually owned individually fully paid fully paid up capital। लिख लीजिए सर। सो बेसिकली इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इसके मालिक होते हैं। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो जितना पैसा लगाते हैं बस उतने पैसे के लिए वो लाइबल होते हैं। अगर डूबा तो उनके इतने पैसे ही डूबेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा उनके पैसे नहीं डूबेंगे। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है जब भी आप किसी लिमिटेड कंपनी को सर डिक्लेयर करेंगे, बताएंगे दुनिया को, या लिमिटेड कंपनी के बारे में आप दुनिया को कुछ बोलेंगे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, इसके अंदर लिख लीजिए। फिर उसके बाद सर हम आगे बढ़ते हैं। डन। गिव मी थम्स अप, बस एक दो दफ़ा है उसके बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखनी है तो मैं आपको साथ साथ लिखवाता जाऊंगा। डन। चले उसके बाद सर आ जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आपके पास यहाँ ये भी आएगा। आपको इसी डेफिनेशन के अंदर एक चीज़ और मिल गई, आपको वो भी एक्सप्लेन करने के लिए कभी एग्जामिनर पूछ लेगा, क्वेश्चन कर सकता है वो, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर कौन होता है, ये भी वो पूछ सकता है। हेडिंग डालिए शेयर होल्डर की भी, ज़रा डेफिनेशन शुरू शुरू में ही लिख लेते हैं। दी ओनर्स, the owners of the share capital of the share capital of a limited company, of a limited कंपनी, मेंशन कर लीजिए। फिर एग्जामिनर आपसे इसके अलावा एक और डेफिनेशन पूछ सकता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सर लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में भी वो आपसे पूछ सकता है। तो सर हेडिंग डालिए लिमिटेड लाइबिलिटी, और अब लिमिटेड लाइबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। सर लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है शेयर होल्डर ने जितना पैसा लगाया है ना, बस अब वो उतने का जिम्मेदार है। इफ ही इज गोइंग टू लूज सम अमाउंट, यही अमाउंट है जो कि वो लूज करेगा, इसके अलावा कोई अमाउंट वो लूज नहीं करेगा। तो लाइक जब आप इसको लिखें, आप इसकी डेफिनेशन को लिखें, तो आप पूरा यहाँ पे मेंशन करें इस बात को, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, ऑफ द शेयर होल्डर to the is limited to the
to the debt of the company, to the debt of the company मेरा कुछ आईपैड ज़रा बहुत दिन बाद स्टार्ट हुआ है तो कुछ पेंसिल के स्केल्स में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। अभी ठीक कर लेते हैं इसको। बॉल पेन, ब्रश, फाउंटेन, फाउंटेन टिप, फ्लैटनेस राइट है, स्ट्रोक सही है, डन। लेकिन सर लिखा हुआ द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द डेट ऑफ द कंपनी। नहीं, कुछ गड़बड़ है, दोबारा से इसको दोबारा से करेक्ट कीजिए। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट, टू द अमाउंट, अब सही है, अमाउंट ऑफ shareholder of shareholder invested in business, invested in business, जितना उसने पैसा लगाया है उतना ही पैसा बस उसका डूबेगा मैक्सिमम। इससे ज़्यादा उसको पैसा अपना उसको पर्सनल एसेट्स बेच के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जैसा आपने अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में सुना हुआ है। अच्छा, फिर एक और बात, एक और हेडिंग डालिए इसी के नीचे सर, कि यहाँ हमने बात की जब इस चीज़ की, तो अब हमें यहाँ बात करनी चाहिए सर फ़ौरन से इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के बारे में। इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस क्या होते हैं? हेडिंग डालिए सर, इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। दो तरह के बिजनेस होते हैं सर, इसमें से एक बिजनेस वो होता है जो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होता है। इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस की सर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी बिजनेस के अंदर तो सर ऐसा बिजनेस आपके लिए, हमारे लिए इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। पहला ये कि सर उसकी एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, यानी कानूनी तौर पे उसकी एक हैसियत है, लीगल सेपरेट एंटिटी। एक बात तो ये। नंबर टू, उसके अंदर दूसरी चीज़ होती है, वो होती है बिजनेस की कंटिन्यूटी। यानी अगर एक शेयर होल्डर आज है, कल छोड़ के चला जाए, फिर दूसरा शेयर होल्डर आए, छोड़ के चला जाए, तीसरा है, फिर चला जाए, वो अपने शेयर्स किसी और को बेच दें, कंपनी चलती रहेगी। तो इस चीज़ को आप बोलते हैं सर, ये आपके लिए होती है बिजनेस कंटिन्यूटी। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर सर आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पहला तो लिमिटेड मतलब लीगल हैसियत है उसकी, दूसरा बिजनेस की कंटिन्यूटी है, और चौथी बात या तीसरी बात जो हमेशा अक्सर की जाती है इसमें, वो यही की जाती है कि सर इस बिजनेस के अंदर जो होती है ना लाइबिलिटी, वो लिमिटेड होती है। इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कानूनी तौर पे हैसियत है इस बिजनेस को कि जो बंदा इसमें पैसा लगाएगा उसका वही पैसा डूबेगा। तो ये अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली हैं, अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इस बिजनेस को आप कहेंगे सर ये इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, यानी एक लीगल बिजनेस है, जिसके शेयर्स जनरल पब्लिक को बेचे जा सकते होंगे, जिसके शेयर्स फ्रेंड्स एंड फैमिली को बेचे जा सकते होंगे। अभी हम सिर्फ कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें इन सब बातों को जरा सा थोड़ा सा समझना है और लिखना है। तो सर जरा शुरू से छोटी सी बात दोबारा से करते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय इट्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं सर, जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और वो इंडिविजुअल जो होते हैं वो जो उनका अमाउंट होता है वो उस हद तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं बस, कि अगर अमाउंट कभी डूबा तो वो जो उन्होंने पैसा लगाया वही डूबेगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं डूबेगा। शेयर होल्डर्स में आ जाए सर, शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। दे आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। फिर हमने बात की लिमिटेड लाइबिलिटी, तो लिमिटेड लाइबिलिटी इज लिमिटेड लाइबिलिटी एक टर्म है जो ये कह रही है कि बंदे के जितने पैसे बिजनेस में लगे हुए, जितना उसका पेड अप कैपिटल है, मैक्सिमम वो डूबेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं डूबेगा। इसका बिल्कुल बरक्स, इसका बिल्कुल डिफरेंट एक सिनेरियो होता है सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में। जब तक आपकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी, आप अपने पर्सनल एसेट्स बेच बेच के लाइबिलिटी को पूरा करेंगे। फिर हमने देखा सर एक इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस की हमने कहा सर एक लीगल हैसियत है, बिजनेस में कंटिन्यूटी भी रहती है, और बिजनेस की जो लाइबिलिटी होती है ना सर वो लिमिटेड होती है। सर अब यहाँ से बात को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सर मसला ये, तो सर कोई और भी चेंज होता है इसमें? बिल्कुल होता है। कंपनी के शेयर होल्डर्स अमूमन ज्यादातर डायरेक्टर्स नहीं होते। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? फिर सर आपने डायरेक्टर का नाम क्यों लिया? हेडिंग डालिए सर डायरेक्टर्स। मैं जरा डायरेक्टर्स को आपको एक्सप्लेन करूं। ये छोटी छोटी टर्म शुरू में लिमिटेड कंपनी के शुरू में आपको आनी चाहिए, वरना आप मुश्किल में रहेंगे। तो सर सबसे पहले हम डायरेक्टर्स के बारे में बात करें, लिखेंगे सर इसके बारे में आके सर ऑफिशियल्स appointed, officials appointed by the shareholders, officials appointed by the shareholders to manage the company,
to manage the company for them. A director can a director can but does not have to be शेयर होल्डर। तो सर डायरेक्टर की डेफिनेशन हमने अब देखी सर, डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स होते हैं और वो बिजनेस के अफेयर्स को मैनेज करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, बिजनेस के डिसीजन मेकर्स होते हैं बेसिकली। और वो हो सकता है शेयर होल्डर हो और हो सकता है ना भी हो, जरूरी नहीं है वो शेयर होल्डर हो सकता है उसने एक भी शेयर ना खरीदा और वो डायरेक्टर हो सकता है ऐसा हो। तो इसका मतलब ये है कि सर डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस को मैनेज करते हैं या बिजनेस को रन करते हैं। ठीक है सर, यहां तक आ जाइए सर, गिव मी थम्स अप, सब लोग साथ साथ हैं मेरे, सब लोग डन। हुसैन बेटा थम्स अप, हाशिम डन। हुसैन तुम्हारी आवाज नहीं है मुझे, तुमने शायद माइक खोल के कुछ बोला बट लाइक मैंने मैं सुन नहीं सका। डन। अच्छा जी, अब बहुत एग्जामिनर का फेवरेट एक पार्ट है कि वो ना डिफरेंशिएट करवाता है बिटवीन मतलब सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। तो मैं ना इस क्लास में ज़रा क्योंकि थ्योरेटिकली बड़ी बात करने जा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले सर एक यहाँ पे ना आपके सामने यहाँ पे लिखूंगा कि डिफरेंस या डिफरेंशिएशन बिटवीन सोल ट्रेडर वर्सेस पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी। हेडिंग डालिएगा मेरे साथ साथ, बेसिकली आपकी हेडिंग है डिफरेंशिएशन बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडर वर्सेस पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी। तो हम काफ़ी सारे चीज़ों के जो हैं वो डिफरेंसेस एक साथ जो है ना वो यहाँ पे लिखने जाएंगे, लिख लीजिए मेरे साथ साथ। हाशिम बोल रहे हैं लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन देखा है, हाशिम देख ली डेफिनेशन? डन। चलें अब यहाँ पे आ जाते हैं सर, डिफरेंशिएशन बिटवीन सोल ट्रेडर पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। डन, शुरू करूँ? सर आपने इसको जब सॉल्व करना है ना तो आपने करना ये, देखिए मैं जरा पेज पे ना आपको ज़रा थोड़ा सा गाइड करूँ। जब आप इस पे काम कर रहे होंगे तो आपने करना ये है कि आपने इस पेज को 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है ताकि सोल ट्रेडर का एक सेक्शन बने, एक सेक्शन सर आपके पास बने पार्टनरशिप का, और एक सेक्शन आपके पास बने सर कंपनी का। तो आपने इसको सर इतने हिस्सों में सर इसको डिवाइड कर लेना है ताकि आप इसके अंदर पॉइंटर्स आराम से आसानी से लिख सकें। तो सर मैं भी आपको इसी तरह इसके पॉइंटर्स जो हैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, मेरे साथ साथ सर काम कर लीजिए। ये मैंने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, बेसिकली ये 3 सेक्शंस हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, इतनी ज़्यादा लाइनें मैं इसलिए खींच के दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि ये बेसिकली जब मैं आपको हैंडआउट भेजूंगा तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। तो ये बेसिकली आपके पास टोटल कहने को 3 सेक्शंस हैं। 3 सेक्शंस में आपने सबसे पहले सेक्शन का जो नाम लिखना है यहाँ पे वो लिखना है सर सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर। नंबर 2 पे जो आप नाम इसका सर यहाँ पे मेंशन करेंगे वो करेंगे सर पार्टनरशिप। फिर आपके पास यहाँ आएगा सर, उसका नाम आप यहाँ देंगे सर आके इसके अंदर पार्टनरशिप। सबसे लास्ट में सर आप इसका नाम यहाँ पे आके देंगे सर, यहाँ आएगा इसका नाम सर कंपनी। तो हम इसको 3 हिस्सों में सर स्प्लिट कर रहे हैं और यहाँ से काम को हम शुरू करेंगे। मैं अब इसकी डिफ्रेंसिएशंस आपको लिख के दिखाऊंगा सर एक एक कर करके, आपने फिर इसको इसी तरह जो है वो याद भी रखना है और एग्जाम में भी आपसे वो पूछेगा सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी में क्या फ़र्क होता है। डन, स्टार्ट करूं? गिव मी थम्स अप अगर आपने ड्रॉ कर लिया है तो। डन। सबसे पहले तो सोल ट्रेडर, बॉस सोल ट्रेडर का बेसिक सबसे पहला मतलब ये होता है कि सर ये वन ओनर होता है। लिख लीजिए, सबसे पहले तो बात यही है कि सोल, नाम ही सोल ट्रेडर है तो इसका मतलब है इसका एक ओनर है।
इसके बजाय पार्टनरशिप में आएंगे तो पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट बात जो इसकी सबसे पहला डिफरेंस बनेगा वो ये बनेगा, वन और मोर देन, मैं यहां लिखूं, मैंने गलती से वन लिख दिया, टू और मोर ओनर्स, टू और मोर ओनर्स, इसका नाम हम सर पार्टनरशिप बोलेंगे या इनको हम पार्टनर्स बोलेंगे, लिख लीजिए। अब जब आप लिमिटेड कंपनी में आएंगे तो सर लिमिटेड कंपनी का तो एक मसला ये है कि सर यहाँ के मैंने लिखा सर ये हो गया आपके लिए लिमिटेड ओनरशिप या अनलिमिटेड ओनरशिप। क्या होगा खजर, लिमिटेड ओनरशिप या अनलिमिटेड ओनरशिप? कंपनी खोली क्यों है? कंपनी खोली इसलिए है ना ताकि लोग उसके शेयर्स खरीद सकें। तो खजर, फातिमा, हाशिम, हुसैन, बेटा यहाँ अनलिमिटेड ओनरशिप है, सबसे बड़ा फर्क। अब देखें स्टार्ट होता ही ना लिमिटेड नहीं होगी खजर, लिमिटेड तो पार्टनरशिप में है, दो या दो से ज्यादा या 20 से कम होंगे, सोल ट्रेडर में तो होगा ही एक। लेकिन जब कंपनी की बात की जाएगी तो उसकी ओनरशिप अनलिमिटेड है, जितने चाहे लोग शेयर्स खरीद लें। अब एक बच्चे के जहन में ये सवाल आता है क्योंकि उसने पढ़ा हुआ होता है, वो कहता है सर एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। तो बेटा प्राइवेट में भी जितने चाहें आप लोग रख सकते हैं ना, मतलब ये कोई जरूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ दो ही लोगों को शेयर बेचेंगे, आप कितने जानने वाले हो सकते हैं, आप उन सब लोगों को ये शेयर्स बेच सकते हैं। तो बेसिकली इसको लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। डन। अच्छा, अब इसी के साथ सर दूसरा सबसे अहम बात, आप कभी भी इसकी डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि सर यहां तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यहां सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन जब आप यहां आएंगे यानी सेकंड पार्ट में यहां आ जाएंगे तो सर यहां भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, दोनों कॉमन है। यहां लिखेंगे तो यहां भी आ गई आपके लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कंपनी में जैसे ही आप आएंगे तो सर आपकी यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ सर लिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगी। तो ये बेसिकली आपके पास, ये आपके लिए सर डिफरेंसेस यहाँ पे एक और भी आ गया। डन, आगे बढ़ू, गिव मी थम्स अप। डन। उसके बाद सर सबसे बड़ा मसला जो बिजनेस के लिए होता है, बिजनेस जिसके लिए बनाया जाता है, बिजनेस जिसके लिए स्टार्ट किया जाता है, इसमें लिखा जा सकता है कि सर ऑल द प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, ऑल द प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर। अच्छा, ओनर को मैं यूं कर सकता हूं, बिलोंग्स टू, आप इसको ये कह सकते हैं सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो एक बंदे के पास जाएगा, बिलोंग्स टू सोल ट्रेडर। ये वो टर्म सही होगी, ओनर लिखेंगे तो ओनर तो वहां भी होगा। ऑल प्रॉफिट बिलोंग्स टू सोल ट्रेडर। फिर सर अगर इसी चीज को सर पार्टनरशिप में लिखेंगे तो प्रॉफिट विल बी शेयर्ड। तो आप यहां लिख सकते हैं सर आके के प्रॉफिट विल बी शेयर्ड। यहां आपके पास प्रॉफिट जो होगा वो शेयर हो जाएगा, और प्रॉफिट विल बी शेयर्ड अमंग पार्टनर्स कर दें तो और क्लैरिटी आ जाएगी, अमंग पार्टनर्स लिख लें। जब आप कंपनी पे आएंगे सर तो कंपनी के लिए सर आपको लिखना पड़ेगा कि शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं मिलता, शेयर होल्डर को प्रॉफिट का भी एक पार्ट मिलता है। तो शेयर होल्डर विल रिसीव डिविडेंड, as a share of प्रॉफिट। तो सर ये तीन डिफरेंसेस हो गए। यानी पहले तो मैं एक बात बता रहा हूँ उनको रुक के आसानी से, बच्चे समझते हैं ये तो सेम बातें लिखवा रहे हैं सर, पुरानी पुरानी बातें नहीं है भाई। ये सोल ट्रेडर को सारा का सारा प्रॉफिट मिल जाएगा, पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा, मगर शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से पहले जितना उसको डिविडेंड देना है वो दिया जाएगा, और जितने उसने उसके शेयर्स खरीदे में कंपनी के, उस हिसाब से उसको वो डिविडेंड मिलेगा। यानी सारा का सारा प्रॉफिट डायरेक्टर शेयर होल्डर को ऐसा प्रॉफिट या पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं बांट देते शेयर होल्डर्स को, बल्कि उसमें से जितना रिक्वायर्ड होता है उतना दे देते हैं, जितना उनको सही लगता है, जितना वो रेकमेंड करते हैं उतना वो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, बाकी प्रॉफिट को वो साइड में कर देते हैं फॉर अदर पर्पस। तो जो प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जितना प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं।
तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज नोन एज व्हाट इज अ डिविडेंड, अ पोर्शन ऑफ अ प्रॉफिट टू बी शेयर्ड विद अ शेयर होल्डर। तो सर ये आपके सामने ही मैंने इस तरह करके लिखा। शुरू में भाई इनकी जरा डेफिनेशंस और इनको जरा गौर से देखिएगा। अब यहाँ है सर फोर्थ पार्ट पे। अब सर अगर कभी एग्जामिनर आपसे बोले दो दो एडवांटेजेस, तीन डिसएडवांटेजेस, इस तरह की कोई बात करें, तो इन्हीं में से आप पॉइंट्स लेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर सारा प्रॉफिट ये लेके जाएगा तो भाई सारा रिस्क भी इसका होगा। तो हम लिखेंगे सोल ट्रेडर हैज ऑल द रिस्क। हम यहाँ लिखेंगे सर सोल ट्रेडर हैज ऑल द रिस्क। सारा का सारा रिस्क जो है वो सर सोल ट्रेडर का है। पार्टनरशिप में क्या होगा, रिस्क इज शेयर्ड। तो हम यहाँ कह सकते हैं सर इसके अंदर फोर्थ पार्ट पे कि सर रिस्क या रिस्क विल बी शेयर्ड among पार्टनर्स। रिस्क आप जो है वो शेयर कर देंगे। यहां जो है ना, सारा रिस्क नहीं है आपका, जितना आपने बस पैसा लगाया उतना रिस्क है। तो आप यहां लिखेंगे रिस्क इज लिमिटेड, रिस्क इज लिमिटेड टू द अमाउंट risk is limited to the amount invested in shares। जितना अमाउंट आपने शेयर्स में लगाया हुआ है बस उतने ही अमाउंट पे आपका रिस्क है। डूबेगा तो वो डूबेगा, बाकी पैसा आपका डूबेगा नहीं। आ रही है मेरी बात समझ में? लिख लीजिए। खिजर गिव मी थम्स अप, बात क्लियर है? खिजर बेटा बात क्लियर है? फैज बात क्लियर है? उरूज बात क्लियर है? उजैर जाइम बात क्लियर है? डन। अब सुनिए सर, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। फिर एक और बात सर के सोल ट्रेडर हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। लिखें सर सोल ट्रेडर हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ जाते हैं सर, यहाँ लिखेंगे पार्टनरशिप हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ये बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड का फर्क है। यहां जब बात करेंगे आप कंपनी के बारे में तो आप लिखेंगे कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सर यहां आ गया हमारे पास एक और इसका डिफरेंस आ गया, लिख लीजिए। फिर सर सिक्स पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोल ट्रेडर लिखेंगे सर पूरा, सोल ट्रेडर हैज फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द बिजनेस। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। यहां लिखेंगे सर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी शेयर्ड। यहां लिखेंगे सर आगे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी शेयर्ड between partners। responsibilities will be shared between partners। पार्टनर के दरमियान सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको हम शेयर कर देंगे। लेकिन जब आप यही बात यहां लिखेंगे ना तो आपको यहां यूज करना है टेक्निकल टर्म। कंपनी रन बाय डायरेक्टर्स है, लिखेंगे सर कंपनी रन बाय डायरेक्टर who are not necessarily be शेयर होल्डर्स। ज़रूरी नहीं है कि मालिक शेयर होल्डर्स हो। तो इसका मतलब है कंपनी है किसी और की, चला कोई और सकता है इसको। तो सर ये यहाँ पे आके सर हमने इसका एक और डिफरेंस देखा। आगे देखते हैं सर इसके बाद। डन, लिख लिया सबने?
गिव मी थम्स अप जल्दी जल्दी। अब देखें 7 पॉइंट, ये आम बच्चों में ना ये बात नहीं डिस्कस होती, लेकिन मैं क्योंकि चाह रहा हूँ कि एक बार आप इसे फुली कंप्लीटली कंप्लीट करें। तो अब देखें सर, इंटरनल कैपिटल इज जनरेटेड बाय सोल ट्रेडर। इंटरनल पूरा कैपिटल जो है वो जनरेट होता है बाय सोल ट्रेडर। और यहां पे सेवेंथ डिफरेंस, यहां पे इंटरनल कैपिटल इज जनरेटेड बाय पार्टनर्स, और अगर कोई नया पार्टनर आएगा एंड न्यू पार्टनर will bring एक्स्ट्रा कैपिटल। नया पार्टनर आएगा सर तो एक्स्ट्रा कैपिटल आएगा। यहां सर, यहां देखिए दोनों में कैपिटल जो है ना वो ओनर्स जो है ना वो जनरेट कर रहे हैं। यहाँ कंपनी अपना कैपिटल भी जनरेट कर सकती है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि सर इसके अंदर आप 7 पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि सर कैपिटल इज रेज्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। लिख लीजिए सर यहां तक, डन। लास्ट लिख लें सर इसके साथ साथ, ये काफ़ी सारे हो गए, मैंने आपको ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लिखवा दिए। सर यहाँ पे आप ये भी बात कर सकते हैं, आइडियाज़ एंड वर्कलोड विल बी solely dependent on सोल ट्रेडर। यहां आप लिख सकते हैं सर इसके अंदर 8 पॉइंट में, पार्टनर्स विल ब्रिंग their ideas to business, their ideas to business। यहां आप लिखेंगे आगे सर इसके अंदर 8 में, शेयर होल्डर अपॉइंट्स directors to run and provide ideas to business and provide ideas to business। डन है सर। सर ये हो गए आपके सामने सर इसके बहुत मेजर सारे तकरीबन जितने भी डिफरेंसेस हो सकते थे वो मैंने आपको कुछ टाइम लेके सर यहाँ तक पूरे कंप्लीट करा दिए। आई होप आपको लाइक मेरी बात समझ में आ रही है और बातें क्लियर भी हैं। मुझे कंफर्म कीजिए सर आपको मेरी बातें क्लियर हैं। डन, गिव मी थम्स अप। सिद्रा, उरूज, उजैर, जाइम, सिद्रा ईद मुबारक, हमीशा, जाइम ईद मुबारक। ये लोग शायद थम्स अप, वेरी गुड। चलें भाई, अब सुनिए सर, यहाँ से बढ़ते हैं आगे सर। अब ज़रा कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए। अच्छा, पहली बात तो ये, कंपनी ना डायरेक्टली ऐसे ही बैठे बैठे जो है ना वो फॉर्म नहीं होती है, बल्कि कंपनी को फॉर्म कराने के लिए ना आपको लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ 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 लीगल डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, उनको कवर अप करना होता है। अच्छा हाशिम बोलो। हाशिम 1 मिनट रुक गया मैं, बोलिए। डन हाशिम, आगे बढ़ूँ? हाशिम, वेटिंग कर रहा हूँ मैं, वेटिंग, स्टिल वेट। हाशिम इज डूइंग समथिंग, नो आइडिया क्या काम कर रहा है ये। सही है, लिखो लिखो।
डन, आगे बढ़ जाओ। डन, चलें। अब सर, अब कुछ ना, मतलब कंपनी ऐसे ही बस आपने दिल करा और आपने कंपनी खोल ली, ऐसे नहीं बनेगी। बल्कि कंपनी के लिए सर, कंपनी जब फॉर्म हो रही होगी तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को लीगलिटी या लीगल डॉक्यूमेंटेशन की सर बहुत शदीद और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सर हेडिंग डालेंगे आप कंपनी फॉर्मेशन, लेकिन कंपनी फॉर्मेशन के अंदर आप हेडिंग डालेंगे सर लीगल डॉक्यूमेंटेशन। आप हेडिंग डालिएगा कंपनी फॉर्मेशन। कंपनी फॉर्म होते वक्त आपको सर लीगल डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत होती है। या कंपनी के दो बहुत अहम लीगल डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। बिजनेस वाले बच्चे तो 1 मिनट में बात पिकअप कर लेंगे। सर एक होता है आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप किसी भी कंपनी को जब बनाने के लिए जाएंगे तो आपसे सबसे पहले गवर्नमेंट, आपसे सबसे पहले वो इदारा जो कि आपकी कंपनी को लीगलाइज करेगा, वो आपसे सबसे पहले एक सवाल करेगा, भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो ले आओ। तो सर आप गए, आपने सबसे पहले जाके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो है ना वो पिकअप कर लिया। एक बात तो आपको ही समझ में आई कि सर एक डॉक्यूमेंट हमें बनाना है, एक डॉक्यूमेंट का नाम है सर MOA। दूसरा डॉक्यूमेंट सर आपको बनाना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो दूसरा डॉक्यूमेंट सर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्रिएट करेंगे। तो सर ये हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट सर इज AOA, इसका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। सर दोनों की ना अपनी अपनी एक स्पेसिफिक किस्म की ना डेफिनेशन है। पहले मैं डेफिनेशन को सर यहाँ पे मेंशन करूंगा, उसके बाद आपसे कहूंगा कि सर आप फिर इसकी कॉपी कीजिएगा। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर सर मैं अगर कोई बात करूंगा तो मैं लिखूंगा इट्स अ डिटेल्स, लिखूंगा सर मैं आके डिटेल्स ऑफ कंपनीज एक्सटर्नल रिलेशनशिप, company's external relationship with the outside world, with the outside world। आपकी कंपनी का वो मामला जो कि आपकी कंपनी ने बाहर वाले लोगों के साथ पूरा करना है, या आपकी कंपनी की वो चीज़ें जो कि बाहर लोगों को डिस्क्लोज हो जाएंगी, या तो आपकी कंपनी की वो चीज़ें जो कि पब्लिक हो जाएंगी। तो सर उसके लिए सर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बनाना होता है। लेकिन सर आपकी कंपनी का जो इंटरनल मैटर है, यानी जो बेसिकली, अब इंटरनल मैटर मैं यूं कहूँ कि सर जो जो बेसिकली कंपनी के अपने रूल्स हों, मैं अगर डेफिनेशन में लिखूं तो मैं यही लिखूंगा, कंटेन्स रूल्स गवर्निंग द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ द कंपनी। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी। तो सर ये आपके पास आ गया सर, यहाँ तक ये वाली बात लिख लें सर इसको। एंड व्हेनेवर आई से दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी कोई पूछ सकता है। यानी एक इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया। अब कुछ बात जरा यहाँ देख देख के कुछ एक बात तो सर एक नई बात समझ में आ रही है। वो नई बात तो मैं आपके सामने जरा यहाँ ये लिखूँ। सर जब हमने मेमोरेंडम पढ़ा और यहाँ हमने इसके साथ ये वर्ड पढ़ा कि सर ये एक्सटर्नली रिलेशनशिप को बिजनेस के डील करेगा, तो एक बात और समझ में आई कि सर कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो बेसिकली कंपनी के पब्लिश्ड अकाउंट्स होते हैं। पब्लिश्ड अकाउंट से सर क्या मतलब होती है? पब्लिश्ड अकाउंट्स का मतलब ये होता है भाई ये कंपनी अपने अकाउंट्स अपने पास तो रखेगी रखेगी, ये आम पब्लिक को भी दे देगी। अच्छा ऐसा हर दफा नहीं होता बेसिकली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, यानी एक PLC के लिए ये ज़रूरी है कि सर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो साल के आखिर में अपने अकाउंट्स को पब्लिक कर देगी, यानी पब्लिक को दे देगी, क्योंकि जनरल पब्लिक की बात अभी आएगी ये वाली बात। मैं अक्सर लोगों को ये बात यहाँ इसलिए समझाता हूँ क्योंकि सर जब मैं बाद में आगे जाके ये बात लिखूं तो कंफ्यूजन ना हो क्या मतलब भाई एक्सटर्नल का क्या मतलब। एक्सटर्नल का मतलब है आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नली डिस्क्लोज कर देंगे या ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा अब जब कंपनी की सर जब हम बात करेंगे तो कंपनी के अंदर सर हम दो तरह की कंपनीज के बारे में लाजमी बात करेंगे। अब हमने यहाँ लिखा सर, तो अब आप एक हेडिंग डालेंगे सर टाइप्स ऑफ कंपनीज।
मेरे साथ साथ सर आप यहाँ एक हेडिंग डालिए सर, टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज को सर दो हिस्सों में स्प्लिट कीजिए। टाइप्स ऑफ कंपनीज को सर दो हिस्सों में आपने यहाँ स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट कर दीजिए मेरे साथ साथ। और सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर सर लिखिए, एक आपके पास आएगी सर, एक आएगी सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दूसरी चीज लिखिए सर इसके साथ साथ बच्चों, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नाम लिख लीजिए सर दोनों के। डन। पहली बात तो ये जरा समझेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ पीवीटी एलटीडी लगता है। पी वी टी एल टी और डी। सर ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पढ़ रहे होंगे तो आप जब उसको कहीं भी पढ़ेंगे आपको लगे कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है पब्लिक, तो आपको उसके नाम के आगे सर मिल जाएगा पी वी टी एल टी डी। अगर ये लिखा हो तो समझ जाएगा सर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके नाम के आगे सर आपको हमेशा जो है ना वो पी एल सी नजर आएगा। तो जिस कंपनी के नाम के आगे आपको पी एल सी नजर आए उसको समझ लीजिएगा ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। सर दोनों में क्या फ़र्क होता है बेटा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है ना वो फॉर्म की जाती है बाय बाय नोन पीपल, यानी मैं आसान से लफ्ज़ में बोलूँ आपको, बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपके दोस्त और अहबाब मिलके, आपके फैमिली के लोग मिलके, फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले वो लोग होते हैं सर जो जो क्या करते हैं, जो जान पहचान के लोग होते हैं, यानी हम कहते हैं दोज हु आर नोन टू द शेयर होल्डर्स, एक दूसरे को जानते हो या जानते हो या एक दूसरे से किसी तरह जान पहचान कर सकते हो। तो मैंने कहा कि सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है जो फ्रेंड्स एंड फैमिली के दरमियान होती है, जो कि नॉन लिस्टेड या नॉट लिस्टेड होती है। मैंने लिखा नॉन लिस्टेड, मैं वर्ड यूज करता हूँ नॉन लिस्टेड, ऐसा कोई टर्म है नहीं दुनिया में लेकिन मैं यूज करता हूँ ताकि याद रहे। नॉन लिस्टेड है सर, इसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं मिलता, बल्कि आपको जिससे खरीदना होता है आपको जाके उस बंदे से पर्सनली प्राइवेटली खरीदना होता है। इसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं मिलेगा। वेयर ये जो हमारा बॉम्ब एक एरिया है, ये जो हमारा बिजनेस का एक बड़ा कोर एरिया है पब्लिक लिमिटेड कंपनी वाला, इसके साथ सर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके एक बात लिखूं कि सर इसके जो मालिकान होते हैं वो जनरल पब्लिक होती है। सर जनरल पब्लिक होती है सर। एक बात ये भी कि सर ये एक लिस्टेड कंपनी होती है, और सर जब ये कंपनी लिस्टेड होती है तो उसके साथ साथ सर एक और बात भी इसमें ये तय होती है कि सर इसके लिस्टेड कंपनी का मतलब ये होता है कि सर ये कंपनी, सर इसके शेयर्स जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज में मिलते हैं। यानी जितनी भी कंपनीज आपने देखी है जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ओपनली मिलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल होते हैं, सर वो कंपनीज आर लिस्टेड कंपनीज एंड दोज कंपनीज आर नोन एज पीएलसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं सर। ये तो ज्यादा पैसा आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर ही रेस कर सकते हैं सर। सर क्लियर है? ये सारी चीजें सर यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। डन। डन। क्या मेरी बात क्लियर है? थम्स अप दोनों यार, आगे बढ़ूं ताकि फिर मैं डन चले। अब सर इसके बाद मजीद बिजनेस का एक और एरिया, यानी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं हम आज। हम तो एक कंपनी के लिए अब हम स्टार्ट लेते हैं सर। पहली बात तो ये है कि सर हम ना ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर ना फोकस करें, होता भी क्वेश्चन पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ही है सर। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको एक जनरली यहाँ पे एक बात बताऊँ सर। तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मुझे स्टार्ट इससे डायरेक्टली लेना नहीं चाहिए, मुझे स्टार्ट लेना चाहिए शेयर इशू कैसे होता है इस बात से। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आऊँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है ना हमारी सर, यहाँ आम कंपनी की तरह इसकी इसकी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, बड़ी स्पेसिफिक रेगुलराइज स्टेशनरी रिक्वायरमेंट है इसकी। इसकी जो रिक्वायरमेंट है ना उस रिक्वायरमेंट को समझें सर। यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक दो कंपोनेंट्स नहीं बल्कि कंपोनेंट्स होंगे, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। उसमें से तीन पार्ट आपके पास एएस में, मैं लिख सारे रहा हूं उसके आगे लिख दूंगा एएस में कौन कौन से। सबसे पहले तो सर आपके पास, आपको जो एएस में जिसमें वर्कआउट करना है वो है सर आपके पास इनकम स्टेटमेंट। दूसरी चीज जिस पे आपको वर्कआउट करना है सर वो है सर आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो मैंने सर यहाँ के मेंशन किया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। दूसरी चीज सर मेरे पास ये हो गई। तीसरी चीज जिस पे आपको वर्कआउट करना है बेटा वो है सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर ये तो हमारे देखी देखी सी चीजें हैं। हाँ देखी देखी सी हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स में चेंज आएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तो आपने देखी भी नहीं है। फिर चौथी चीज सर आपके पास आएगी सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कैश फ्लोज A2 में। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कैश फ्लो सर आपने E2 में पढ़ने हैं। फिफ्थ डिस्क्लोजर्स या नोट्स टू द फाइनल अकाउंट्स। सर नोट्स टू द फाइनल अकाउंट्स। अब मसला ये सर नोट्स टू द फाइनल अकाउंट्स हमारे कोर्स में इतने कॉम्प्रिहेंसिवली है ही नहीं है, तो ये A2 का पार्ट, लेकिन ये हमारे कोर्स में इतना कॉम्प्रिहेंसिवली है नहीं। इनकम स्टेटमेंट सर आपके पास एस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सर आपके पास ये एस। तो बेसिकली तीन चीजें आपने पढ़नी है सर। इसके अलावा भी कुछ होता है, बिल्कुल होता है, रिपोर्ट्स होती हैं बहुत सारी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर। मगर आपने जो कंपोनेंट्स के नाम पे अभी पढ़ना है वो आपने बेसिकली ये सारी चीजें पढ़नी है, सही है। अच्छा अब जरा इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। पहले तो इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा। गिव मी थम्स अप, हाशिर थम्स अप। फैज थम्स अप। डन। अब सुने सर, यहां तक तो मैंने ना इसके सारे कंपोनेंट्स और चेंजेस इन इक्विटी और फाइनेंशियल पोजीशंस को ना मैंने यहां तक देख लिया। अब मैं जरा आपको ना बिल्कुल 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 इनिशियल स्टेज पे लेके जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इनिशियल स्टेज पे लेके जाता हूँ, और मैं सबसे पहले आपसे एक यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ सर। मेरे साथ साथ कंपनी फॉर्मेशन के नाम पे आप यहाँ लिख सकते हैं, बल्कि मेरे साथ साथ आप हेडिंग डालिए कंपनी फॉर्मेशन। जब आप कंपनी फॉर्म करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, लीगली आपको किस तरह टैकल किया जाएगा या आप किस तरह टैकल होंगे। सबसे पहले तो कंपनी फॉर्मेशन की एक हेडिंग डालें। बेटा कंपनी फॉर्मेशन के नाम पे आप सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपको अकाउंटिंग वाइज बहुत सारे क्लॉज लिखने हैं, लेकिन आपको दो क्लॉज जो है ना अकाउंटिंग वाइज इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? सबसे पहले तो मैं इस बात का आपको जिक्र ही कर दूं यहाँ पे। सबसे पहले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको ये बताना है कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, क्योंकि ऐसा नाम किसी और का नहीं होना चाहिए। अगर कोई और इस नाम पे रजिस्टर्ड होगा आपको रजिस्टर्ड नहीं होने दिया जाएगा। कंपनी की लीगल हैसियत है, हर बंदा सेम नाम नहीं रख सकता, सबका अलग अलग होना चाहिए। दूसरी बात सर, कंपनी की लोकेशन क्या है ये भी आपको बतानी है। आप वर्चुअली आप फिजिकली कहीं एग्जिस्ट करते हैं, आपकी कोई ऑन साइट जगह है, सब बताएंगे आप। तीसरी बात आप सर इसके साथ साथ लाजमी लाजमी ये बताएंगे कि सर आपका पर्पस क्या है कंपनी खोलने का, कंपनी क्या करती क्या है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी, बिजनेस की ऑब्जेक्टिविटी क्या है, बिजनेस बना किस लिए, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, ये भी आप बताएंगे। ये तो यार नॉन अकाउंटिंग हो गए ना, ये तो आपके नॉन अकाउंटिंग फैक्टर्स हो गए, ऐसे बहुत सारे होंगे। लेकिन जो अकाउंटिंग फैक्टर्स होंगे ना सर, उनमें ना सबसे अहम होगा आपके पास एक कैपिटल और एक होगा सर आपके पास लाइबिलिटी। आप लोगों से उधार क्या लेंगे या आप लोगों से इन्वेस्टमेंट क्या कराएंगे। तो ये दो बातें जो है ना, ये दो कैपिटल और लाइबिलिटी वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लाइबिलिटी से ही स्टार्ट तो नहीं कर सकते, हम तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है पहले इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, तो पहले हम कैपिटल की बात करेंगे। सबसे पहले सर यहाँ तक मेंशन कर लीजिए, कंपनी फॉर्मेशन की बात लिख लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं सर, जब आप कंपनी रजिस्टर करवाने जाओगे तो कंपनी से सबसे पहले पूछा जाएगा भाई अपना कैपिटल स्ट्रक्चर तो डिफाइन कर दो, अपनी कैपिटल के बारे में तो बात कर दो। जब कैपिटल के बारे में बात होगी तो याद रखिए सर, जब हम किसी भी कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो हमसे लाजमी ये पूछा जाता है, ये बताइए कि आपकी कंपनी की एक शेयर की वैल्यू कितनी है, आपका कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है, और आप ये कितने लोगों में डिवाइड करने जा रहे हैं। ये सारी बातें एक ही हैं। ये सारी बातें क्यों एक ही हैं? क्योंकि सर इसका फॉर्मूला एक है, ये है पीवी। अच्छा पहली दफा क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए लिखता हूँ सर, पार वैल्यू ऑफ अ शेयर, एक शेयर की वैल्यू, इसको हम यूजुअली पीवी बुलाते हैं, हम इसको बोलते हैं सर इट इज पीवी। पार्ट वैल्यू कैसे निकलती है सर? जब आप जितना भी आपको ऑथराइज किया गया है शेयर, ये वो शेयर है जो आपने लेना होगा शेयर होल्डर से, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, और ये वैल्यू इन डॉलर्स है, याद रखिएगा ये इन डॉलर्स है। इसको डिवाइड कर देंगे आप, इसको डिवाइड कर देंगे आप नंबर ऑफ शेयर से। मैं यहाँ पूरा लिख दूं सर, नंबर ऑफ शेयर से। ये क्या बात हुई सर? आप खुद डिसाइड करेंगे, आप खुद बताएंगे सरकार को कि भाई मैं जो हूं ना, वो फर्ज करें मेरी एक कंपनी है, मुझे $1 लाख की जरूरत पड़ेगी,
आप मेरी कंपनी काइंडली रजिस्टर कर दें और मैं चाहता हूँ उस कंपनी के लिए 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हों। तो सर जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो पार वैल्यू है, पीवी है, वो इक्वल्स टू बन के आती है सर $1, यानी एक शेयर की वैल्यू जो कि रजिस्टर्ड की गई है सरकार में, रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर, जो जो आपको सर जो भी आपको ये सारी बातें बोलेंगे उन लोगों के लिए सर, ये जो उसकी पार वैल्यू है वो $1 है। और ये मेरी बात समझ में, यानी कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1 लाख। उसका कैपिटल मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 लाख। और उसके एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई सर? 1। अब ये अभी क्या है सर, अभी कंपनी सिर्फ रजिस्ट्रेशन से गुजर रही है, अभी पैसा नहीं लिया उसने लोगों से। जब कंपनी पैसा लेती है तो उसको कहते हैं पेड अप कैपिटल। एक होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, द मैक्सिमम द कंपनी कैन अवेल, और एक होता है जो आप दूसरी तरफ देखेंगे पेड अप कैपिटल, यानी शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा दिया। तो अभी तो पहले ये कॉपी करें, मैं आगे बात करता हूँ आपसे सर। पहले तो कॉपी कर लें क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की डेफिनेशन आपको सुनानी पड़ेगी। लिख लें सर। डन। डन है। अब अगर मैं बात करूं सर यहाँ पे आके, सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर्ड कैपिटल की, कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होते हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर अवेलेबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ, सॉरी द मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट है, अमाउंट that is available to shareholder to invest in the company। कंपनी में वो जितना पैसा लगा सकते हैं मैक्सिमम, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल इतना है। नंबर 2, दूसरी चीज आपके पास सर, तो ये बेसिकली दूसरी चीज इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं सर कि ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, आप जितना पैसा चाहें कंपनी में नहीं लगा सकते, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है। अब आपके शेयर होल्डर्स आपको इसी के दरमियान दरमियान, इसी के अंदर अंदर पैसा देंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं बात करने जा रहा हूँ इसकी, लिख लें। लेकिन बस आपने ना हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला ये है, पार्ट वैल्यू इक्वल्स टू ऑथराइज्ड शेयर्ड कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये फॉर्मूला बस आपके जहन में जब तक रहेगा तब तक आप कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला बस आपने अपने जहन में हमेशा याद रखना है कि ऊपर वाली फिगर में क्या है, नीचे वाली फिगर में क्या है। सर यहाँ जो आपके पास ये वाली फिगर है, ये बेसिकली आपके पास इन डॉलर्स है, लिख लें। बिल्कुल मिल जाएगी उधर, रिकॉर्डिंग का तो मसला ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन को दोबारा से बोलो हाशिम, आई एम नॉट गेटिंग इट, तुमने लिखा क्या है? हाशिम माइक खोलो, बोलो, वेट कर रहा हूँ मैं। नहीं जाए, इन्वेस्टेड नहीं है ये, मैक्सिमम ये जो अमाउंट अवेलेबल है टू शेयर होल्डर्स टू इन्वेस्ट इन कंपनी है, इतना हो सकता है। व्हाट्स पार्ट वैल्यू? पार्ट वैल्यू एक शेयर की एक वैल्यू, मैंने डिवाइड किया ना, फॉर्मूला निकला। जैसे फर्ज करो मैं तुमसे अभी यहाँ पे कहता हूँ, वही वाली बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा 1 लाख कंपनी को रिक्वायर्ड है, 1 लाख कंपनी को रिक्वायर्ड है, और कंपनी चाहती है कि उसके पास 1 लाख शेयर होल्डर्स हों। तो 1 लाख शेयर होल्डर्स अगर हों तो आप इनको डिवाइड कर दें तो आपको पता चलेगा आपके एक शेयर की वैल्यू क्या बनती है, $1। आ रही है बात समझ में आशम? यानी एक शेयर कंपनी का वो $1 का है, एक शेयर। डन। अब सुने, अब लेकिन काम की बात सुनिए, ये अब जरा थोड़ा सा टेक्निकल सी बातें स्टार्ट होंगी। वैसे तो मैं आपको जनरली बताऊं, शेयर्स हमेशा ब्लॉक में बिकते हैं। सर ब्लॉक मतलब
ब्लॉक में बिकते हैं, शेयर की सेल या शेयर की परचेज ब्लॉक में होती है। तो व्हेन आई से ब्लॉक सेल या परचेज में होते हैं, तो सर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। ब्लॉक का मतलब है सर या तो वो 500 शेयर्स होंगे, या तो सर वो 1000 शेयर्स होंगे, लेकिन होंगे किसमें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, होंगे सर वो उसमें ब्लॉक में। तो ब्लॉक में शेयर्स बिकते हैं, यानी अगर मैंने कहा भी, जैसे आपको बोला मैंने, एक शेयर की वैल्यू $1 है, तो एक शेयर की वैल्यू अगर $1 है, तो इसका मतलब है सर $1 जिसने 500 शेयर्स खरीदने, तो वो 500 शेयर्स को $1 से मल्टीप्लाई करेगा, और एक कंपनी के अगर वो 500 शेयर्स खरीदेगा, तो वो $500 कंपनी के अंदर क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा। आ गई मेरी बात समझ में हाशिम? अब ये वाली बात समझ में आई हाशिम? जाइम बात समझ में आई? रमीशा दोबारा सुनो, मैंने कहा एक कंपनी है, वो रजिस्टर्ड हुई है 1 लाख शेयर से, ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, उसमें से किसी बंदे को 500 शेयर्स खरीदने। 500 क्यों खरीदने? क्योंकि शेयर्स ब्लॉक में बिकते हैं। सर ये तो ओपन मार्केट में ऐसा नहीं होता, मैं तो 203 शेयर खरीद लूँ, 204 खरीद लूँ, वो ओपन मार्केट की बात है। कंपनी हमेशा ब्लॉक में शेयर बेचेगी। तो ब्लॉक में किसी को शेयर बेच रहे हैं आप, तो आप बोलेंगे यार मेरे कंपनी के 500 शेयर्स खरीदो। तो हर शेयर की वैल्यू कितनी है सर? हर शेयर की वैल्यू आपने $1 रखी, तो 500 शेयर $1 के हिसाब से जब आपने बेचे, तो बेसिकली आपने कंपनी के अंदर $500 इन्वेस्ट किए। क्या मेरी बात समझ में आई रमीशा? क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं, $500, 500 शेयर्स मस्त नहीं, 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं। आप बोलोगे ब्लॉक है, मैं तो कह रहा हूँ 1200 भी हो सकते हैं, लेकिन कंपनी चाहती है कि वो 500 बेचे, ब्लॉक में बिकते हैं शेयर्स। आप कोई कोई बुक भी पढ़ोगे ना, उसमें आपको नजर आएगा, लिखा हुआ होगा शेयर्स हमेशा ब्लॉक में बिकते हैं। और जो लोग बिजनेस वाले हैं ना, उनके लिए तो लाजमी नजर आएगा उनको कि सर शेयर्स हमेशा ब्लॉक में बिकते हैं। हाशिम मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरी बात फिर से समझो। हाशिम तुम फर्ज करो, तुम ये चाहते हो कि कंपनी है, फर्ज करो कोई नाम ले लेता हूँ मैं, पीपीएल। पीपीएल एक कंपनी है, तुम उसके शेयर्स खरीदना चाहते हो। उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू फर्ज करते हैं सर $1 है। अभी मैं $1 बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि समझ में आए। और तुम उस कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो तुम उस कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदना चाहते हो, उस कंपनी के जितने भी एक्स्ट्रा शेयर्स हो, 1000 शेयर्स अगर तुम खरीदना चाहते हो, तो जवाब दो तुम्हें उस कंपनी के अंदर उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे जमा कराने पड़ेंगे? 1000। ये मेरी बात समझ में आ गई आशम? तो इफ आई वांट टू बाय अ शेयर ऑफ अ कंपनी हुज शेयर वैल्यू इज $1 पर शेयर, एंड आई हैव टू बाय लाइक 1000 शेयर्स, तो मेरा जो टोटल बनेगा वो बनेगा सर $1000। पूरी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी रमीशा, पूरी इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड बैलेंस शीट। 30 मार्क्स का नहीं, 45 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे कभी कभी। सही रमीशा? डन। अब सुनिए सर, लिख लिया यहाँ तक सबने? एम आई क्लियर? यहाँ तक अब बात क्लियर हो रही है? अच्छा अब जरा मेरी बात को सुने। एक कंपनी है, अब मैं आपको ना शुरू में कुछ थोड़ा सा ना, थोड़ा तो कैलकुलेशन का काम कराऊं। सर जरा हेडिंग डालिए, इशुएंस ऑफ शेयर। अब जरा हेडिंग डालिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा सर, इशुएंस ऑफ शेयर। शेयर इशू कैसे होता है स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं सर इसकी, ताकि ना ये मसला ही आगे जाके इतना लंबा आपको मुश्किल ना करे। सर हेडिंग डालिए, इशुएंस ऑफ शेयर। इशुएंस ऑफ शेयर का मतलब क्या है? सर अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कराऊं किसी की, मैं कहता हूँ हाशिम को, मैं कहता हूँ हाशिम बेटा अपने बिजनेस में पैसे लगा दो, तो हाशिम जब अपने बिजनेस में पैसे लगाएगा, तो हाशिम एंट्री पास करेगा, बैंक को क्या कर देगा, डेबिट, और कैपिटल को क्या कर देगा, क्रेडिट। हाशिम क्या अकाउंटिंग वाइज हम यही एंट्री पास करते हैं? सही कह रहा हूँ? हाशिम गिव मी थम्स अप, रमीशा गिव मी थम्स अप। व्हेनेवर आई इन्वेस्ट इन बिजनेस, क्या हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस के अंदर? सही है गलत? हाँ बिल्कुल सही है सर। इसी तरह भाई जब कंपनी में इन्वेस्टमेंट होने जा रही होगी, तो भी सर ऐसा ही कुछ एंट्री बनेगी, मगर जरा एंट्री में चेंज होता है। एंट्री में ना थोड़ा सा जैन बेटा, इसमें कुछ जरा सा ना चेंज आता है। और वो चेंज क्या आता है? वो चेंज ये आता है कि सर आपको यहाँ लिखना होता है सर बैंक डेबिट, और आपको यहाँ लिखना होता है सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है ना, ये अब एक छोटा सा ना आपकी नेक्स्ट यानी कल की क्लास का एक पूरा टॉपिक रहेगा कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से क्या मतलब। लेकिन बस मैं आपको फिलहाल तो ये बता रहा हूँ कि सर शेयर्ड कैपिटल है, ये लोगों ने पैसा लगाया हुआ है कंपनी में। तो एक तरफ आप ये कहेंगे पैसा आएगा, तो आप कहेंगे बैंक डेबिट, दूसरी तरफ आप ये कहेंगे कि सर शेयर्ड कैपिटल क्रेडिट। इसको लोग अक्सर यूं भी लिखते हैं, OSC, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी लिखते हैं। तो सर मैंने यहाँ बैंक लिखा, यहाँ मैंने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिखा, तो इसका मतलब है जब भी आप शेयर इशू करेंगे,
तो आप सर ये एंट्री पास करेंगे तो प्लीज ये एंट्री नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम फिर इस एंट्री के बाद फिर इशुएंस ऑफ शेयर के बारे में कुछ एंट्रीज के बारे में कुछ देख सकें। कॉपी कर लीजिए। यानी आम बिजनेस में और इस बिजनेस में एक बड़ा फर्क यह है कि वहां बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट है, यहां बैंक डेबिट मगर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, आप अपना पर्सनल अकाउंट नहीं, आप अपना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, सिर्फ कैपिटल होगा, शेयर्ड कैपिटल नहीं होगा। मैं दोबारा हमेशा ये बात बोल रहा हूं, यहाँ शेयर्ड कैपिटल होगा। आ रही है बात समझ में? यहाँ शेयर्ड कैपिटल होगा। ठीक है, गिव मी थम्स अप। अब चले, अब मैं आगे जरा यहाँ से और आगे बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ से आगे मैं बात करूँ। अब सुने, एक कंपनी है XYZ कंपनी। अच्छा, अब ये ट्रांजैक्शंस वाइज ना, ये एक दूसरे से अलग अलग ट्रांजैक्शंस करा रहा हूँ मैं आपको, यानी एक ट्रांजैक्शन अपनी दूसरी ट्रांजैक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। नंबर वन, पहले तो मैं एक ही बात करूँ सर, सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूँ एक कोई कंपनी है जिसने इशू करने हैं शेयर्स, इशूड 5000 शेयर्स ऑफ $1 ईच एट $1 पार वैल्यू पे, यानी $1 के शेयर है, आपने $1 का शेयर $1 पे इशू कर दिया। कितने शेयर इशू किए सर हमने? 500। तो सर हम जब सबसे पहले इसकी एंट्री पास करेंगे तो हम लिखेंगे बैंक डेबिट और हम लिखेंगे सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। बैंक की वैल्यू सर आपके पास आएगी 5000, इंटू कर देंगे आप 1। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वैल्यू आएगी 5000 इंटू 1। तो सर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सर $5000 और यहाँ आपके पास आ जाएगा सर $5000। तो सर आपने गौर से अगर देखा और समझा तो देखिए, मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये जो फॉर्मूला है ना, PV इक्वल्स टू शेयर्ड कैपिटल या शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। गौर से देखिए, यही फॉर्मूला ऊपर भी यूज हुआ है। सर ये कैसे हुआ है? गौर से देखिए, गौर से देखिएगा। नंबर ऑफ शेयर्स को आपने उसकी पार वैल्यू से क्या किया, नंबर ऑफ शेयर्स को आपने उसकी पार्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। सर कहाँ लिखा हुआ है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार्ट वैल्यू, और आपके पास सामने अमाउंट आ गया। तो सर ये रहा सामने आपके पास शेयर कैपिटल का अमाउंट। तो यही फॉर्मूला जो हम यहाँ लिख रहे हैं, यही फॉर्मूला बार बार हमारे काम में इस्तेमाल होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? क्या मेरी बात क्लियर है? जनाब क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अब इसी तरह आपके पास सर एक और एग्जाम्पल, आपको मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया, नहीं यही फॉर्मूला मैंने आपको समझाया, ये कि यही सेम फॉर्मूला हमारा बार बार जो है ना वो यूज होता रहेगा। अब आ जाते हैं सर नंबर 2 पॉइंट पे। नंबर 2 पॉइंट पे आके यहाँ पे लिखते हैं सर इशूड आपने पार वैल्यू पे 20,000 शेयर इशू कर दिए। आई वॉन्ट द आंसर्स। आप सब अब थोड़ा कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। बैंक को आप डेबिट करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को सर आप क्रेडिट करेंगे। सर बैंक को आप डेबिट करेंगे 20,000 शेयर से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप किसके साथ? 1 के साथ। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को सर आप 20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 1 के साथ। तो आपके पास सर यहाँ आंसर आ जाएगा सर इसके अंदर 20,000, और यहाँ पे सर आपके पास आंसर आ जाएगा सर इसके अंदर 20,000। लिख लीजिएगा सर, डन। बस बेसिक एंट्री का फर्क है और कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं नजर आ रहा आपको। क्या क्लियर है मेरी बात ये सबको? डन है? जुहेर, जैन, हुसैन, डन। अच्छा, अब मैं ना ये वाली क्लास वैसे तो 5:15 5:30 तक लेके जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा हो जाएगा अब आपके पास ना जहन पे सारा काम। ये क्लास कल अब थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं काम को, क्योंकि कल फिर आप लोग कैंपस पे भी होंगे और आपको बस इसकी कुछ रिक्वायरमेंट भी समझ में आएगी कि सर आपने किस तरह जो है ना चीज़ों को यहाँ से मूव करना। हाउ मच मनी विल बी रेज, ठीक है, डन है। मैं आपको कुछ ना कुछ सर इसमें कुछ रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में भी कुछ और मजीद बात बताऊंगा।
फिर हम सर इसको आगे मजीद और सॉल्व करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं ताकि बच्चे जो नहीं आए क्लास में आज वो ये रिकॉर्डिंग देख लें, उनके लिए बहुत लंबी हो जाएगी 2 घंटे की रिकॉर्डिंग। तो हम कल की क्लास को लाइक दोबारा से रिवाइव करेंगे। तो कल का टाइम हमारा जो है वो रमज़ान से पहले वाला टाइम जो है वो हमारा रिवाइज हो जाएगा। और क्लास हो सकता है कि अगर वो क्लास आपकी 7 to 8 है ना, तो मैं 6 to 8 ले जाऊँगा क्लास, ताकि मुझे 2 घंटे कल मिल जाए फिजिकल क्लास में, ऑन साइट क्लास में, ऑन कैंपस क्लास में, वहाँ ज़्यादा बेहतर आपको बात समझ आएगी। तो कल की क्लास के लिए कल टीसीआर खुलेगा, बिल्कुल ऑन होगा। कल मैं आपकी एएस की क्लास आई बिलीव पर्सनली बिलीव कि मैं आपकी क्लास जो है वो 6 to 8 कर दूंगा। और हमाद और हाशिम, अगर बेटा यहाँ से क्लास लेनी हो तो यहाँ के ले लेना, वरना ऑनलाइन क्लास ले लो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल टाइमिंग शेयर कर दूंगा हमेशा, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।